ओके, हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज जो हम देखने जाने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन। क्या है लॉ ऑफ मोशन? तो पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन, तो मोशन इन 1D और मोशन इन 2D हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें हम लोगों ने देखा स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें एक नया टर्म ऐड होगा जिसको हम बोलेंगे फोर्स। फोर्स मीन्स व्हाट? इट इज एन एजेंसी विच इज चेंज और टेंड्स टू चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर मीन्स के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, उसको मुझे स्टॉप करना है। अदरवाइज स्टॉप सिचुएशन में उसको मुझे मोशन करवाना है, तो एक एजेंसी चाहिए, कुछ हम अप्लाइड करते हैं, दैट क्वांटिटी नॉन एज फोर्स, उसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया तो सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल। कौन आए थे? एरिस्टोटल की एक फेलोसी थी, उसने ऐसा बोला था कि अगर कोई भी पार्टिकल को आपको अगर मोशन में रखना है तो कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाई करना होगा। बाद में ये रॉन्ग प्रूव हुआ, लेकिन उसने क्या बोला था, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपको उसको कॉन्स्टेंटली मोशन में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन रॉन्ग था। देखो यहाँ पे एरिस्टोटल्स फैलेसी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन एंड एफ एक्सटर्नल इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपको बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है तो एफ एक्सटर्नल इज नेसेसरी। लेकिन उसके बाद आए गैलीलियो ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन से टॉप पे से अगर हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, अगर उसको यहाँ से ऊपर हम जाने देंगे तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती है, अगर फ्लैट सरफेस है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। ऐसा किसने बोला? गैलीलियो ने बोला। ठीक है, तो ये सब ऐसा क्यों होता है? तो इससे पहले इसमें टर्म डिफाइन हुआ इनर्शिया। कौन सा टर्म डिफाइन हुआ? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। वो बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर जो भी स्टेट है उसको चेंज करना नहीं चाहती। अगर आपको उसको चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स जो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती, किसी भी मोशन का अपोज करेगी, दैट इज नोन एज इनर्शिया, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, चलो, इनर्शिया मीन्स व्हाट? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कांट चेंज बाय इटसेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अपने आप वो कुछ चेंज नहीं कर सकती। देखो यहाँ पे, इसके बाद इसमें एक बहुत बढ़िया टर्म डिफाइन होता है लीनियर मोमेंटम। इनर्शिया को आप शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे, अगर मेरे पास, मैं मार्कर की बात करूँ तो मार्कर को अगर मुझे उठा के यहाँ से सामने रखना है तो मैं इजीली रख सकता हूँ, लेकिन एक 100 kg का कोई पर्सन है, उसको उठा के मुझे यहाँ से वहाँ रखना है तो सीधी सी बात है मुझे तकलीफ़ पड़ेगी। तो ये जो मोशन है उसका अपोज किसने किया? मास ने। किसने अपोज किया? मास में। तो इन लीनियर मोशन, ध्यान से समझना, इन लीनियर मोशन जो वेलोसिटी का अपोज कौन करेगा? मास। तो मास इज द इनर्शिया फॉर अस इन दिस चैप्टर। मास है वो इनर्शिया का काम करेगी, वो ध्यान में रखना। ओके, नाउ linear momentum is equal to what? Linear momentum is equal to quantity of motion possessed by body। जो बॉडी है वो कितनी मोशन possessed करती है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ओके, मोमेंटम इज इक्वल टू, आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, m into v। So we will write momentum is equal to m into v। it is a scalar quantity, its unit is kg मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें मैंने 3 केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस, अगर दोनों मास है उसका, दो ऑब्जेक्ट है उसका मास सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है और v1 ग्रेटर देन v2 है, तो मोमेंटम क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ पे p इज इक्वल टू एम वी वन, p2 इज इक्वल टू एम वी टू। मास सेम है तो सीधी बात है वेलोसिटी ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 मिलेगा। ओके, अगर मैं P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करने जाऊँ, अगर M को कांस्टेंट रख दिया तो P वर्सेस V का ग्राफ देखो, इसको Y इज इक्वल टू mx के साथ आप कंपेयर करोगे तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा P वर्सेस V का ग्राफ।
इज इट क्लियर? सेम थिंग देखो यहाँ पे नेक्स्ट केस में मैंने क्या लिया, मास डिफरेंट है वेलोसिटी सेम ले ली, मास डिफरेंट है वेलोसिटी सेम ले ली, तो इसमें भी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो P1 इफ M1 ग्रेटर देन M2 देन P1 ग्रेटर देन P2, इसका भी लीनियर रिलेशन है तो सीधा ग्राफ मिलेगा। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट केस अगर दोनों में मोमेंटम अगर सेम दिया है, इफ P1 इज इक्वल टू P2 देन वी विल राइट M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ओके, अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो आप एम वी वर्सेस एम का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। अरे सीधी सी बात है, देखो एक हाथी चल रहा है और एक कोई, चलो एक डॉग ले लो, ठीक है, तो हाथी का वेट ज़्यादा है तो उसकी स्पीड कम होगी, डॉग का वेट कम है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और सीधी सी बात है, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एक फुटबॉल ले लो, ठीक है, फुटबॉल का मास भले दिखने में बड़ा है लेकिन उसका मास कम है, मैंने किक मारा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। और एक आयन का बॉल ले लो, दिखने में छोटा है, मास ज़्यादा है, आप किक मारो तो उसकी स्पीड आपको कम मिलेगी। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके बाद कौन आए, तो इसके बाद आए सर आइजैक न्यूटन। उसने ये जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूटन मीन्स के लॉ ऑफ मोशन थे उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज किया और अपने नाम पे उन लोगों ने एक लॉ डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्चुअल में जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो दिया था किसने, गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके उसने फर्स्ट लॉ अपने नाम पे कर लिया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ध्यान में रखना, लॉ ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? ओके, सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, अभी हम लोगों ने देखा गैलीलियो, एरिस्टोटल्स फैलेसी और मोमेंटम के बारे में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखेंगे, क्योंकि सेकंड लॉ देखेंगे। सेकंड लॉ की एप्लीकेशन में थोड़ा सा थर्ड लॉ के एग्जाम्पल मिक्सअप करके यूज़ करेंगे, इसलिए देखो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो हम पढ़ चुके बहुत पहले 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, लेकिन थोड़े से कंसेप्चुअल बातें यहाँ पे आएगी और एग्जाम्पल सॉल्व करने में काम आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर द सेम नेचर, उसका नेचर सेम होगा, और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, वो एक साथ में ही लगेंगे। जहाँ एक्शन होगा वहाँ तुरंत रिएक्शन मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, थर्ड केस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम थोड़े से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ टेंशन। तो टेंशन कहाँ पे जनरेट होता है, सीधी सी बात है, स्ट्रिंग में जनरेट होता है। ठीक है, तो टेंशन इट इज़ वन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल की तरह टेंशन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, डायरेक्शन इज सच दैट ट्राइज टू स्लैक द स्ट्रिंग। हमें ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिंग स्लैक हो रही है, उसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी। इसकी डायरेक्शन समझने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। देखो यहाँ पे, अगर मास चाहिए आपको, डायरेक्शन कहाँ से चाहिए वो पहले पसंद करो। अगर मुझे यहाँ से डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ जहाँ पे मास है वहाँ पे बैठ जाओ और स्पाइडरमैन की तरह छोड़ो। ओके, तो यहाँ पे मास तो डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे बैठ जाओ तो डायरेक्शन इस तरफ। सेम थिंग देखो यहाँ पे, ये 1 ब्लॉक सिस्टम था, ये 2 ब्लॉक सिस्टम है। या एक चीज़ ध्यान में रखना, सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक हो रही है तो इतनी स्ट्रिंग में टेंशन T1 रहेगा, इतनी स्ट्रिंग में टेंशन T2 रहेगा। तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे बैठोगे तो T1 ऊपर की तरफ, यहाँ पे बैठोगे तो T1 नीचे की तरफ। सेम थिंग यहाँ पे T2 टेंशन है, यहाँ बैठ जाओ T2 ऊपर की तरफ, यहाँ बैठ जाओ T2 नीचे की तरफ। डायरेक्शन फाइंड करना एकदम इजी है। इज इट क्लियर? तो ये था टेंशन, स्ट्रिंग में आए तो फ्री बॉडी डायग्राम इस हिसाब से ड्रॉ करना। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अभी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर 2 मासीज ऐसे रखे हुए और उसको स्ट्रिंग से हम लोगों ने टाई किए हैं।
एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। तो सेम थिंग, टेंशन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे बैठ जाओ तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ये वाली, यहाँ पे बैठ जाओ तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ये वाली। अभी सिर्फ फ्री, नो, हम एग्जाम्पल पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज ये आ गया तो एग्जाम्पल ईजी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है M1 एंड M2, तो मैंने सिर्फ M1 को लिया, तो देखो M2 M1 पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगाएगी, दिस वन इज N1। M1 M2 पे एक नॉर्मल फोर्स नीचे की ओर लगाएगी, दैट वन इज N1। समझ में आ रहा है, दोनों ये नॉर्मल एक्शन एंड रिएक्शन, ये इसके ऊपर एक्शन करेगा तो ये रिएक्शन देगा, वो सेम होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर द सेम नेचर, ओके। अभी देखो यहाँ पे ये सरफेस है, तो सरफेस ब्लॉक पे ऊपर की ओर लगाएगा N2, तो ब्लॉक सरफेस पे नीचे की ओर लगाएगा N2, ठीक है। तो अगर मैंने M1 की बात की तो M1 को साइड में हटा दो, M1 पे कौन कौन एक्ट कर रहा है, तो M1 तो उसका खुद का वेट M1G और इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर, तो N1। देखो यहां पे मैंने लिखा है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, तो इसका जो रिएक्शन था वो M1 पे लगा ना, तो इसको हमने बोला N1, ठीक है। सेम थिंग देखो, ये मैंने मास M2 लिया तो M2 वेट नीचे की ओर, ठीक है। अभी इसका जो N1 था वो इसके ऊपर आ गया, और इसका खुद का जो N2 था, मीन्स कि ये सरफेस ने लगाया, वो ऊपर, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, इसका N2 और N1 ये खुद नहीं कोई और लगा रहा है। N2 कौन, सरफेस लगा रही है, N1 कौन, ब्लॉक लगा रहा है। इज इट क्लियर, ये चीज ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, जो भी बॉडी है वो दूसरी बॉडी उसके ऊपर लगाएगी। इज इट क्लियर। देखो एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके अंदर एक स्फेरिकल मास है, उसका मास m है, इसके पॉइंट पर एक फोर्स F लग रहा है, तो इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम करना है। कोई बात नहीं, जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर लो, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन ये वाली, तो ये रही फोर्स की डायरेक्शन। एग्जैक्ट सर्कल है तो सीधी सी बात है, ये टेंजेंट है, तो जो नॉर्मल बनेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर बनेगा, मींस नॉर्मल, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। स्फीयर, इसके ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा, सरफेस स्फीयर पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो सरफेस जो नॉर्मल लगा, सॉरी स्फीयर जो नॉर्मल लगाता है वो हमें नहीं चाहिए, स्फीयर पे कौन नॉर्मल लगा रहा है, ये वाला, तो ये डायरेक्शन कंसीडर करो, देखो ये वाली N1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो, ठीक है। सेम थिंग देखो यहाँ पे सरफेस, सरफेस स्फीयर पे कहाँ पे लगाएगा, ऊपर की ओर, तो मैंने ले लिया N2, तो ये मेरा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस केस। समझ में बहुत ही इजी है, ये तीन चीज़ें ध्यान में रखना, बहुत ही इजी है फ्री बॉडी डायग्राम। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ओनली फ्री बॉडी डायग्राम, नथिंग एल्स। मास M, स्ट्रिंग से मैंने ऐसे टाई किया है, डेटा दिया गया होगा, एंगल दिया होगा, तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो इजीली, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। जो भी मास है उसको पॉइंट मास मान लो, ये रहा पॉइंट मास, मास M इंटू G, इस डायरेक्शन में टेंशन T2, इस डायरेक्शन में टेंशन T3, इस डायरेक्शन में टेंशन T1, खत्म। नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो सरफेस इसके ऊपर कहाँ नॉर्मल लगाएगा, ऊपर, ये सरफेस के ऊपर नहीं लगाएगा, वो नहीं चाहिए। इसके ऊपर कौन रिएक्शन लगा रहा है, सरफेस, किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, दिस वन इज N, खत्म। इज इट क्लियर, ओके। चलो आओ इसकी बात करते हैं, देखो सेम थिंग, टेंशन चाहिए, इसके ऊपर बैठ जाओ, टेंशन T1 इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर बैठ जाओ, टेंशन T2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको पॉइंट मास मान लो, पॉइंट मास M इंटू G, 5G नीचे की ओर, ठीक है। एक्सिस ड्रॉ करो, तो एक्सिस ड्रॉ कर ली, ऐसा एक्सिस ड्रॉ करो, ये 37 Z बन रहा है, तो ये भी 37। T1 के दो कंपोनेंट, T2 cos 37, T2 sin 37, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो, T2 cos 37 एंड T2 cos 37 एंड T2 sin 37। इज इट क्लियर, ओके। सर
यहाँ पे आपने नॉर्मल नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हम लगा सकते हैं सर। हाँ लगा सकते हो ना। सरफेस, ये जो सरफेस है, सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगाएगी? सीधी सी बात है, इस डायरेक्शन में लगाएगी। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। MCQ सॉल्व करने में बहुत ही काम आएगा। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, इसमें हम लोग अभी नॉर्मल को इग्नोर करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दे इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों ब्लॉक के बीच में कॉमन सरफेस ये है। इट मीन्स ये M2 इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N, तो सेम थिंग ये भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N। फोर्स दोनों पे लग रहे हैं ऐसे, तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा A। इज इट क्लियर? देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं M1 की बात करूँ, एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, तो फोर्स को आप इक्वाट कर सकते हो। मीन्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आप कर सकते हो, इक्वल, बोथ फोर्सेस आर इक्वल। बट अगर कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में है? मूविंग, देन यूज दिस फॉर्मूला, F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन रहेगा। अगर मैं M1 की बात करूं तो यूज दिस फॉर्मूला F net, तो M1 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? तो F माइनस एन होगा। सो वी विल राइट F माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? M2 पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? तो ओनली n होगा, तो उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू M2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ये दोनों का हम सॉल्यूशन करेंगे तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा? ये n की वैल्यू यहाँ पे रख दो। सो वी विल राइट n, राइट हैंड साइड चला जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू ए। सो वी विल राइट a इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। ये F कौन सा फोर्स है? तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो है। इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है? सोचो कि जो एक्सेलरेशन मिलता है वो एक्सेलरेशन इंटरनल फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन में कहीं भी नॉर्मल नहीं आया। देख, चेक करो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट भी ऐसे फाइंड कर सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F नेट अपॉन M नेट। F नेट मीन्स इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, तो सीधा आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आपको इस कोई भी के बीच में नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल के लिए ये सिंगल साइड जो फ्री एंड रहेगा वो मेरे लिए इजी रहेगा। n इज इक्वल टू M2 इंटू ए, तो नॉर्मल मिल गया। देखो, n इज इक्वल टू नॉर्मल मीन्स कि ये दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस में कितना फोर्स लगेगा? n इज इक्वल टू M2, ए की वैल्यू रख दो, क्या है ए की वैल्यू? ये रही F अपॉन M1 प्लस M2। इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया है, एकदम सिंपल है। देखो, इसमें अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है क्या करोगे? कैसे लिखोगे? तो पहले तो डायरेक्ट a इज इक्वल टू एफ नेट कितना लग रहा है? 54 अपॉन m नेट 10 प्लस 5 प्लस 3 18। सो अवर आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपको सपोज ये दोनों के बीच में नॉर्मल निकालना है तो देखो यहाँ पे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, तो 3 kg के ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इसको मैं बोल देता हूँ N2, N1। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड N2 की बात करूँ, थर्ड वाले ब्लॉक की बात करूँ, तो इसके ऊपर सिर्फ N2 फोर्स ही लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N2 इज इक्वल टू मास, कितना मास है? 3 इंटू सभी की एक्सेलरेशन तो कॉमन होगी, 3 3 3 ज़ा 9 न्यूटन फोर्स लगेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ वो? ठीक है, अगर मुझे N1 चाहिए तो कोई बात नहीं, 5 kg का ब्लॉक मिडल में ले लो। ठीक है, तो 5 kg के ब्लॉक पे ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा।
ये वाला कितना लगाएगा n2, ये वाला n1, ये वाला कितना लगाएगा n2। बट इस डायरेक्शन में फोर्स है तो सीधी बात है n1 ग्रेटर देन n2 होगा। सो नेट फोर्स कितना मिलेगा, नेट, मैंने बोला पार्टिकल एक्सेलरेट। सर एक्सेलरेशन में कैसे पता चले यार, फोर्स लग रहा है तो सीधी बात है एक्सेलरेशन कंडीशन में होगा, तो n1 ज़्यादा होगा किससे, n2 से। सो वी विल राइट n1 माइनस n2 इज इक्वल टू मास, किसका मास, किसका फाइंड करना है, बीच वाले का, तो 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3। सो n1 n2 की वैल्यू कितनी मिली 9, 5 3 ज़ा 15। सो n1 इज इक्वल टू 15 प्लस 9 24 न्यूटन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो, इज इट क्लियर? ओके, कोई डाउट? ओके, देखो ये एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है कि एक प्लैंक है, यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 25 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है और प्लैंक का डिस्टेंस 50 मीटर है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फाइंड टाइम टेकन व्हेन 1 kg ब्लॉक है फॉल्स फ्रॉम द प्लैंक, ये कब प्लैंक पे से नीचे गिर जाएगा। ये सरफेस स्मूथ दी गई है, तो सीधी सी बात है, अगर स्मूथ सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, ठीक है, ट्रक की बात करता हूँ, चलो ट्रक है, ट्रक में जो पीछे ट्रॉली होती है वो स्मूथ है, इसके ऊपर हमने कुछ मटेरियल्स रखा हुआ है, तो ट्रक के ऊपर जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो वो जो मटेरियल्स है वो धीरे 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 पीछे खसकेगा ड्यू टू स्मूथ सरफेसेस एंड आफ्टर सम टाइम वो गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे पूछा है, देखो यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। इनिशियल में ये 0 था, ठीक है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसको धीरे 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 नीचे आएगा, मीन्स के यहाँ पे प्लैंक आगे जा रहा है, ये तो रेस्ट पे ही लगेगा हमें, यहाँ पे प्लैंक आगे जा रहा है, प्लैंक जैसे ही आगे जाएगा ये धीरे 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 नीचे गिर जाएगी। तो वी हैव अ फॉर्मूला S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, S मीन्स 50, इनिशियल में 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे टी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 100 बाई A इज इक्वल टू F बाई M। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, फोर्स कितना लग रहा है 25, किसके ऊपर लग रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ 20 सेकेंड, ओके। एक्सेलरेशन मुझे कितना मिलता है 5 मिलता है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑन 5 kg ब्लॉक, तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस AT, इनिशियल 0, सो v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना मिला 5, टाइम कितना मिला √20, दिस वन इज योर आंसर, मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा एग्जाम्पल था। देखो इस टाइप के एग्जाम्पल भी पूछते हैं कि फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये कंसेप्ट सेम है, इसमें इसको सेपरेट करके स्ट्रिंग आ गई, बाकी कंसेप्ट सेम। यहाँ पे बैठ जाओ टेंशन T1 इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बैठ जाओ टेंशन T1 इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट, सॉरी 5, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अगर आपको पूछा है कि फाइंड द टेंशन, नो इश्यू, इसको ले लो, ये इजी बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इसको कौन खींच रहा है T1, सो वी विल राइट T1 इज इक्वल टू m इंटू A, मीन्स इसका मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 10, 20 न्यूटन, सो सिंपल। इज इट क्लियर? ओके, कोई डाउट नहीं ना? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सभी में जो स्ट्रिंग थी वो मासलेस स्ट्रिंग थी। अगर हमें मैसिव स्ट्रिंग दी हो, मैसिव जिसका मास है लेंथ भी है, ओके, इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, तो हमें पूछा है कि फाइंड द टेंशन एट दैट पॉइंट। तो ध्यान से समझना, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है ना, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है ना, वहाँ से तुम पीछे की ओर आओगे तो टेंशन डिक्रीज होता जाएगा, ओके। वो देखते हैं, देखो यहाँ पे सपोज दिस वन इज द स्ट्रिंग हुज मास इज m, लेंथ इज l, तो देखो इन लेंथ l, मास इज m, तो इन यूनिट लेंथ मास इज m बाई l, ओके। तो इन दिस x लेंथ मास इज व्हाट, इन x लेंथ मास इज इक्वल टू m बाई l इंटू x, ओके। सो व्हाट इज द टेंशन, टेंशन इज दिस पॉइंट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना मिला इस पॉइंट पे, तो इतना मास मिला m बाई l इंटू x, m बाई l इंटू x, एक्सेलरेशन कितना a, m इंटू ए क्या होता है, तो फोर्स होता है, तो
क्या मिला टेंशन, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल इंटू एक्स, मोस्ट IMP फॉर्मूला, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल इंटू एक्स, ये चीज़ ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? ओके, देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक स्ट्रिंग जिसका मास 6m है, 6 मीटर लेंथ है, 6 kg मास है, 120 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें पूछा है कि फाइंड द टेंशन एट पॉइंट P, पॉइंट P पे टेंशन फाइंड करो। तो ये एक थियरिकल कंसेप्ट मैंने रेगुलर लेक्चर में प्रूव करके बताया है, तो आप सीधा डायरेक्टली याद रखना, मैसिव स्ट्रिंग के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन फाइंड करना है तो T इज इक्वल टू, कंडीशन ये होनी चाहिए F1 ग्रेटर देन F2, सो T इज इक्वल टू F2, तो F2 की वैल्यू क्या है 60 प्लस x बाई एल, x बाई एल, x मीन्स कितने डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है वो दिया गया होगा। चलो हम ले लेते हैं कि सपोज कि डिस्टेंस दिया गया है, ये दिया है 3 मीटर, बाकी का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का 6 मीटर। ओके, चलो x मीन्स 3 मीटर पे फाइंड करना है, टोटल लेंथ कितनी है 9, F1 ग्रेटर देन F2, 120 माइनस 20, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 60, सॉरी हाँ बराबर है। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ पे हाईएस्ट फोर्स होता है, मैसिव स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हाईएस्ट फोर्स होता है वहाँ पे टेंशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोवेस्ट फोर्स होता है वहाँ पे टेंशन कम होता है, और यहाँ से ऐसे आओगे तो टेंशन डिक्रीज होगा। टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो T माइनस F2 इज इक्वल टू दिस वन, T माइनस F2 इज इक्वल टू दिस वन। इज इट क्लियर? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, आपको काम आएगा। ओके, मैसिव रोप के लिए भी आप बोल सकते हो। ओके, सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके ऊपर से एग्जाम्पल पूछते तो इस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पुली के कंसेप्ट भी आते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सो पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, वेलकम बैक। चलो देखते हैं लिफ्ट प्रिंसिपल। ओके, लिफ्ट प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रही है, तो क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट इट मीन्स एक्सेलरेशन 0 है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू हमें मिलेगा n इज इक्वल टू m इंटू जी। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है तो नॉर्मल मिलेगा n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो हमें मिलता है n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिफ्ट प्रिंसिपल का यूज़ हम पुली कंसेप्ट में भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, देर आर 3 masses m1, m2, m3, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। हमें टेंशन भी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो पहले टेंशन को डिफाइन कर दो। यहाँ पे बैठ जाओ, टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट वन इज T1। यहाँ पे बैठ जाओ तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा T1। यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे टेंशन लगेगा T2। यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे टेंशन लगेगा T2। अगर ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पे T2, तो इसमें भी क्या लगेगा T2, तो ये इस पे लगाएगा T2। इज इट क्लियर? तो ये हमने टेंशन डिफाइन कर दिया। इसका मास नीचे की ओर रहेगा m1 इंटू जी, इसका मास नीचे की ओर रहेगा m3 इंटू जी, इसका भी मास फोर्स नीचे की ओर रहेगा m3 इंटू जी। चलो, तो पहले फाइंड करना है हमें टेंशन, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो मैंने आपको बोल रखा है कि एक्सेलरेशन है वो ये इंटरनल फोर्स है, और एक्सेलरेशन इंटरनल फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट। एफ नेट आपको कैसे और कहाँ से मिलेगा? तो देखो यहाँ पे एफ नेट फाइंड करने के लिए ये जो पुली है ना, पुली को ऐसे सेंटर लाइन खींच दो। ठीक है, इंटरनल फोर्स मैटर नहीं करते, तो कौन से फोर्स मैटर करेंगे? m1g, m3g यहाँ पे आएगा, m2g और m3g। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाओ, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाओ, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाओ। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव एज्यूम करेंगे। नेट फोर्स मुझे फाइंड करना है कि सेंटर पे नेट फोर्स कितना लगता है। तो नेट फोर्स तो देखो यहाँ पे m1g माइनस प्लस m2g, बिकॉज दिस टू आर
क्लॉकवाइज, तो यहाँ से इसको ले जाओ माइनस m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, सो नेट एक्सेलरेशन मिला a इज इक्वल टू m1 प्लस m2 माइनस m3 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, जो भी पुली का सेंटर है उससे लाइन ड्रॉ कर दो, कौन से फोर्स क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो m1g m2g, ये m3g एंटी क्लॉकवाइज। सर यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज नहीं ले जा सकते, ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। ओके, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये नेट फोर्स मिल गया अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था पुली का एक्सेलरेशन मुझे मिल गया। अभी सोचो कि ये दोनों नीचे आएंगे और ये ऊपर जाएंगे, मुझे टेंशन फाइंड करना है, तो T2 यहाँ से मेरे लिए इजी रहेगा। सर कैसे इजी रहेगा? यूजिंग लिफ्ट प्रिंसिपल। लिफ्ट प्रिंसिपल यूज़ करो तो ये ऊपर जाएगा, तो सीधी बात है लिफ्ट कहाँ पे जाती है? ऊपर जाती है, तो लिफ्ट ऊपर जाती है तो ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे। नॉर्मल की जगह पे यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आएगा? तो T2 इज इक्वल टू मास, इसका मास कितना है m3, तो यहाँ पे आएगा m3 इंटू जी प्लस ए, इंटू जी प्लस ए, बिकॉज ऊपर जा रहा है तो g प्लस ए। सर अभी ए की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, आपको T2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? T2। T1 फाइंड करना है तो T1 मेरे लिए यहाँ से इजी रहेगा। सर कैसे है? ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो लिफ्ट डाउनवर्ड एक्ट करती है तो m1g की वैल्यू ज़्यादा रहती है T1 से, ठीक है, तो डाउनवर्ड एक्ट करती है तो n की जगह पे T1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा T1 इज इक्वल टू m, कौन है 1, तो m1 इंटू g माइनस ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, सॉल्यूशन दे दो, आपको क्या मिल जाएगा? T1 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है पुली कंसेप्ट, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, सो प्लीज़ नोट इट। नाउ ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है, इसको हम कंस्ट्रेन मोशन भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो? कंस्ट्रेन पुली मोशन, अदरवाइज कंस्ट्रेन मोशन। ओके, कंस्ट्रेन मोशन में हम क्या यूज़ करेंगे? तो वर्क पावर एनर्जी में वर्चुअल वर्क डन के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, समेशन ऑफ F इंटू एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ, इज इक्वल टू तो नहीं बोल सकते, लेकिन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ T इंटू वी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ T इंटू ए इज इक्वल टू 0। T इज टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे F इंटू एक्स भी लिख सकते हो आप, मीन्स फोर्स मीन्स इट इज़ वन टाइप ऑफ टेंसाइल फोर्स। ओके, तो देखो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन मुझे पूछा है कि फाइंड द टेंशन AA एंड AB, मीन्स के इस ब्लॉक, ये A है, इसको मैं B बोल देता हूँ, मीन्स इसका एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करो। तो पहले टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 रहेगा, तब भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, T डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये पूरी सिंगल स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन T, तो इसमें भी टेंशन T रहेगा, ठीक है। सर ये रूल कैसे यूज़ करें? तो मुझे क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का रूल यूज़ करो, सिग्मा T इंटू ए इज इक्वल टू 0। अभी देखो कौन सा ब्लॉक ज़्यादा और कौन सा ब्लॉक का वेट कम है, तो इसका ब्लॉक, ये ब्लॉक का वेट कम है तो ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अगर टेंशन और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वैल्यू, टेंशन और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेने का। देखो यहाँ पे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी विल राइट 2T इंटू ए माइनस, यहाँ पे अपोजिट है इसलिए मैंने माइनस लिखा, T इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। अगेन एक बार देखो यहाँ पे ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, टेंशन भी उस डायरेक्शन में, तो 2T इंटू ए, इसमें टेंशन ऊपर है लेकिन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे, 2T इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। T से T कैंसल, सो एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला मिला, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। कोई प्रॉब्लम? ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। इफ ए इज इक्वल टू ए, देन ए बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 2A मिलेगा। क्लियर? नाउ हमें क्या फाइंड करना है? ए और ए बी फाइंड करना है, टेंशन भी फाइंड करना है। अभी हम लिफ्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे इसका वेट
इसका वेट कहाँ पे होगा, नीचे की ओर 1g, इसका भी वेट कहाँ पे होगा, नीचे की ओर 10g। ध्यान से समझना, लिफ्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे इसमें। देखो यहाँ पे टेंशन फाइंड करने के लिए ये जो पोर्शन है इसमें ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो बट ऑब्वियस थे 2t ज़्यादा होगा किससे, 1g से। तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो n की जगह पे कौन आएगा, 2t। सो वी विल राइट 2t इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। m की वैल्यू तो 1 है तो 1 रहने दो, इंटू जी प्लस ए बी, बिकॉज ये b ब्लॉक है ना, और ए बी की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, ए बी की जगह पे मैं 2a रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दो g प्लस 2a। सेम थिंग हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, 10g भी नीचे है, मीन्स लिफ्ट नीचे आ रही है। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे, मीन्स t इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 10 इंटू जी माइनस ए, एक्सेलरेशन कितना है इसका ए, बट ए इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे लिख दो ए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन मुझे मिल गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसका मैं सॉल्यूशन करूँगा, देखो मुझे टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आगे करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर दो। ये जो इक्वेशन नंबर 1 मिला, ये जो इक्वेशन नंबर 2 मिला, इसको डिवाइड कर दो। अगर हम डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू जी प्लस 2a। इसका आप सॉल्यूशन दे देना, g की वैल्यू 10 रख देना, आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू इसमें रखोगे तो a मिलेगा, a की वैल्यू इसमें रखोगे तो a भी मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो। और a की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख देना तो आपको t मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। इज़ इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया मैंने क्या किया वो, ओके। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पे सेम थिंग, 2 kg 10 kg मासलेस पुली है, तो पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो यहाँ पे मैंने टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2t। अगर यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे आ जाएगा t, यहाँ पे आ जाएगा t, यहाँ पे t, तो यहाँ पे भी t आ जाएगा। इसका वेट ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस से नीचे जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ ए ब्लॉक, इसको मैं बोल देता हूँ बी ब्लॉक। सेम क्वेश्चन मुझे पूछा है कि फाइंड द ए बी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ए, ओके, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन ले लो ए। देखो यहाँ पे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी विल राइट टी इंटू ए। अभी इसकी बात करो तो 2t ऊपर है, ब्लॉक नीचे, ए भी नीचे जा रहा है, तो वी विल राइट माइनस 2t इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज़ द आंसर, ए इज इक्वल टू 2ab। ये ध्यान में रखना, ए इज इक्वल टू 2ab, मोस्ट IMP, ओके। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसके ऊपर जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो तो इजी है, टेंशन T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 2a, ख़त्म। समझ में आ रहा है, मास T, बिकॉज यहाँ पे ये सरफेस पे है ना, हैंग नहीं कर रहा है। T इज इक्वल टू 2m इंटू ए, m कितना है 2 इंटू ए, ओके। ले लो यहाँ पे इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए देन ए इज इक्वल टू 2a, तो ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पे। सो T इज इक्वल टू 2 इंटू 2, એટલે 4a आंसर आएगा टेंशन का, ओके। चलो अभी हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो लिफ्ट प्रिंसिपल यूज़ करो, इसका वेट नीचे की और डायरेक्ट में 100 लिख देता हूँ। लिफ्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिफ्ट नीचे की ओर तो n इज इक्वल टू वॉट, 2t इज इक्वल टू m कितना है 10 इंटू g माइनस ए 10 इंटू g माइनस ए की जगह पर हम लिखेंगे ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी।
इज इट क्लियर? ओके, चलो सॉल्व करते हैं। 2t की जगह पे लिख दो 4a इज इक्वल टू 10 इंटू जी मीन्स 100 माइनस 10 इंटू ए बी की वैल्यू क्या ली है, ए बी की वैल्यू मैंने लिया है a, तो 4 2 ज़ा 8a इज इक्वल टू 100 माइनस 10a, सो 18a इज इक्वल टू 100, सो a इज इक्वल टू 100 बाई 18, सो 50 बाई 9, 9 5 ज़ा 45, 5 पॉइंट समथिंग, 9 5 ज़ा 45, 5 बचेगा, 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पे रख दो तो टेंशन मिल जाएगा, सीधी सी बात है। समझ में आया? 5 पॉइंट समथिंग एक्सेलरेशन मिला तो ए बी का एक्सेलरेशन 5 पॉइंट समथिंग, ए का एक्सेलरेशन 5 2 ज़ा 10 पॉइंट समथिंग। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वन इज द मेथड टू सॉल्व द कंस्ट्रेन मोशन। इज इट क्लियर? वेलकम बैक। नाउ अभी हम लोग देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका जो मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंज आएगा। सो वी विल राइट डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ। एक्सटर्नल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, एफ एक्सटर्नल है ये, लेकिन वी नो दैट पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो इसमें अगर m कांस्टेंट है तो वी विल राइट डी वी अपॉन डी टी, अदरवाइज v कांस्टेंट है तो वी विल राइट डी एम अपॉन डी टी। ओके, बट इन जनरल केस वी डिसाइड दैट इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। सो वी विल राइट f इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस वन इज नॉन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिखने में बहुत ही ईजी है लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इनर्शियल फ्रेम और ऑब्जर्वर, ये ध्यान में रखना। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इनर्शियल फ्रेम और ऑब्जर्वर। 1 मिनट मार्कर ले लेता हूँ। इनर्शियल फ्रेम और ऑब्जर्वर, ये चीज़ ध्यान में रखना, मोस्ट आईएमपी ये वाली। ओके सर, इनर्शियल का मीनिंग क्या होता है? इनर्शियल ऑब्जर्वर का मीनिंग होता है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन ज़ीरो, कोई भी रेफरेंस फ्रेम है उसको ज़ीरो एक्सेलरेशन पे आप देखो, उसके बाद आप कंक्लूजन करो। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज़ कि एक ट्रक है, ट्रक में एक पेंडुलम है जिसका एंगल थीटा है, इसका मास m है, ट्रक a एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको रेस्ट कंडीशन में लाना है तो एक्सेलरेशन को ज़ीरो करो। एक्सेलरेशन को ज़ीरो करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। ओरिजिनल डायरेक्शन है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाओ, दिस वन इज नॉन एज स्यूडो फोर्स। तो देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाओ, तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स लगाया एम ए नॉट, दिस वन इज स्यूडो फोर्स। अभी इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व कर दो, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? एम ए एज इट इज़, एम जी एज इट इज़, यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दो, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, टू कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, इसको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे वेज्ड और इसको हम बोलेंगे ब्लॉक, ठीक है। मास m, कैपिटल M, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। विथ वॉट एक्सेलरेशन वेज शुड मूव सच दैट m ब्लॉक डज नॉट स्लीप। ये m ब्लॉक है वो स्लीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरफेस तो स्मूथ ही है लेकिन m ब्लॉक स्लीप नहीं होना चाहिए। देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्यूडो फोर्स कंसेप्ट काम आएगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये एक्सेलरेटेड मोशन मुझे दिख रहा है, मुझे इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो कर दूँगा। देखो यहाँ पे दिस वन इज़ मास m, दिस वन इज़ मास m, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाओ तो ये इनर्शियल बन गया, ठीक है। इसका मास m इंटू जी नीचे रहेगा, दिस वन इज़ एंगल थीटा, ये रहेगा नॉर्मल, ये एंगल भी बनेगा थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा एम जी,
कॉस थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो ये एंगल थीटा, तो सीधी बात है ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो इसके दो कंपोनेंट मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स मिल जाएगा, तो ये कंपोनेंट मिलेगा एम ए साइन थीटा, सॉरी थीटा है तो एम ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट मिलेगा, ये मिलेगा नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में मिलेगा एम ए साइन थीटा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विथ व्हाट एक्सेलरेशन वेज शुड बी मूव सच दैट एम ब्लॉक डज नॉट स्लिप, ये स्लिप नहीं करना चाहिए, तो ये स्लिप कब नहीं करेगा, व्हेन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल, इट मीन्स वी विल राइट एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये होगा तब वो स्लिप नहीं करेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू व्हाट इज द आंसर, साइन अपन कॉस g tan थीटा, दिस वन इज द एक्सेलरेशन। अगर ब्लॉक ये एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ये ब्लॉक नीचे स्लिप नहीं करेगा। इज इट क्लियर? दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम। ओके, देखो नेक्स्ट वन देखते हैं, सेम थिंग, ब्लॉक m है, ये वेज्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड ए सच दैट एम फॉल्स फ्रीली, ये मास है फ्रीली नीचे आना चाहिए। चलो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पे दिस वन इज एंगल थीटा, मास एम, एक्सेलरेशन इट्स साइड, तो शूडो फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा ए, ठीक है इसका नॉर्मल बनेगा ये एम जी लगेगा नीचे की ओर, ये एंगल थीटा, दिस वन इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस वन इज एम जी साइन थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा थीटा, z बन रहा है ना, तो एक्सेलरेशन थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट निकलेगा a साइन थीटा, ये निकलेगा a कॉस थीटा। लेकिन सोचो ये फ्रीली कैसे फ्रीली कैसे नीचे आएगा, तो फ्रीली नीचे का आने के लिए कॉन्टैक्ट सरफेस है, नॉर्मल जीरो बनना चाहिए, ये ध्यान में रखना कंडीशन, फॉर फ्री मूव नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, वी विल राइट n प्लस ए साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल ज़ीरो होना चाहिए, तो नॉर्मल की वैल्यू ज़ीरो डाल दो, सो वी विल राइट एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम से एम कैंसल, सो अवर आंसर इज ए इज इक्वल टू जी कॉट थीटा। मोस्ट IMP ध्यान में रखना, ओके समझ में आया हाउ टू यूज शूडो फोर्स, कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, is it clear? Okay, so please pause the screen and note it down.